तो ये है लॉयड, जिसे ठीक तुम्हारी तरह हर कोई बस एक आम बच्चा समझता था, जब तक कि लोगों के सामने उसकी रियल पावर्स रिवील नहीं हुई। क्योंकि लॉयड नाम के भोले भाले से दिखने वाले इस बच्चे के पास ऐसी एंशिएंट पावर्स हैं कि उसके लिए किसी डीमन लॉर्ड को हराना मक्खी मारने जितना आसान है। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहाँ एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों के पीछे छुपकर खरगोश को देख रहा होता है, और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है, उल्टा वो खरगोश उसे ही पीट देता है। इस बच्चे का नाम है लॉयड, जो इन जंगलों के बीच शिकार करने आया था और खरगोश से मार खाने के बाद रो रहा होता है। तभी लॉयड का बड़ा भाई शोमा वहाँ आता है, जिसने उस खरगोश को पकड़ लिया था, जो देखो बहुत खुश होता है क्योंकि काफी टाइम बाद शोमा उससे मिलने आया है। दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो लॉयड अपने बड़े भाई से पूछता है कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी है, मुझे भी वो देखना है। जिस पर शोमा कहता है कि हाँ, तुम भी जल्दी वहाँ जाओगे, लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद। और शोमा गिफ्ट के तौर पर उसे एक बुक देता है जो एंशिएंट हीरोज के बारे में है, जो देखकर लॉयड बहुत खुश होता है। इसके बाद अब सीधा कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लॉयड अब काफी बड़ा हो गया है और बाहर की दुनिया में कदम रख चुका है। लॉयड भटकते भटकते एक विच के घर पर आया होता है, जिसका नाम है मैरी। वो जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो उसे कुछ पूछने से पहले ही मैरी उसे कहती है, तो जैसा कि तुम जानते हो, विचेस हर इंसान की विश पूरी करती है, लेकिन एक कीमत पर। तो बताओ, अपनी विश पूरी करने के लिए तुम क्या कुर्बान करोगे? तो लॉयड कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काफी दूर से सोल्जर बनने के लिए इस शहर में आया हूँ और तब तक मुझे रहने के लिए बस कोई जगह चाहिए। तो मैरी गुस्सा करती है कि तूने क्या होटल समझ रखा है क्या इसे? मेरे घर को तुमने धर्मशाला समझ रखा है क्या? लॉयड कहता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं क्लोन विलेज से हूँ और मेरी विलेज चीफ का नाम है अलका। और ये बताते हुए लॉयड एक बॉल को वहाँ रख देता है, जिसे देखकर मैरी की बुरी तरह फट जाती है, क्योंकि उस बॉल के अंदर से क्लोन विलेज की चीफ अलका बाहर आती है, जो असल में पहले मैरी की मास्टर हुआ करती थी। अलका उसे कहती है कि डरो मत, ये तो बस एक प्रोजेक्शन है, मैं यहाँ थोड़ी ना हूँ। तो मैरी गुस्से में आके उसे गाली देने लग जाती है। वैसे मैं बता दूं क्या कि मैंने झूठ बोला? जो सुनते ही मैरी डर के मारे अपना सर झुका लेती है। अलका कहती है कि देखो, अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन लॉयड अब से यही रहेगा, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अभी जो तुमने मेरे साथ किया उसकी सजा के तौर पर तुम्हें मिलता है एक दिन का बैड लक। मैरी बताती है कि अलका जैसी विचेस एंशिएंट टाइम से इस दुनिया में है, इनके पास इतनी ताकत होती है कि चाहे तो एक पल में ही पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दें। इन सब एंशिएंट विचेस की एक अलग ही सिविलाइजेशन है। अलका के जाते ही मैरी पूरा गुस्सा उस बॉल पे उतारते हुए भर भर के गालियां देने लगती है, लेकिन अब बेचारी कुछ कर नहीं सकती। जब तक लॉयड सोल्जर बनने का फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं कर देता, वो यहीं रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैरी को लॉयड बहुत प्यारा भी लग रहा होता है। इतने में पीछे से अलका आ जाती है और अपने सीनियर की इज्जत न करने के लिए बेचारी मैरी को दोबारा बैड लक का श्राप देकर चली जाती है। इसके बाद अब अगली सुबह जब मैरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लॉयड ने अकेले ही ताजा ताजा नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है। बहुत दिनों बाद उसे इतना अच्छा कुछ खाने को मिला। तभी बातों बातों में लॉयड बताने लगता है कि कैसे उसके बड़े भाई ने हमेशा उसे सब कुछ सिखाया और उसकी ही बदौलत वो आज यहाँ तक पहुंच पाया। तो मैरी कहती है, तुम्हें पता तो है ना, एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें कॉम्बैट टेस्ट के साथ साथ मैजिक टेस्ट भी देना होगा। हाँ, उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपने स्टेमिना पर काम करना होगा, क्योंकि अजामी से यहाँ तक आने में मुझे 6 दिन लग गए। और तब मैरी को पता लगता है कि लॉयड असल में यहाँ तक दौड़ कर आया है। इन 6 दिनों तक बस वो दौड़ता ही रहा। लॉयड कहता है कि शायद आप जानती नहीं, मेरे दादाजी के पास तो इतना स्टेमिना था कि वो इतना डिस्टेंस सिर्फ 2 दिन में ही कवर कर लिया करते थे। तो मैरी कहते हैं कि चलो शुक्र है तुम्हें रास्ते में कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। हाँ, सही कहा, मॉन्स्टर्स तो नहीं, पर थोड़े जंगली जानवर मिले थे, जैसे कि आग फेंकने वाली छिपकली और कुछ बड़े बड़े मेंटिस। अरे पागल बच्चे, उन्हें मॉन्स्टर्स ही कहते हैं, मतलब तुम मॉन्स्टर से लड़े? असल में लॉयड बेचारा इतना भोला है कि उसे लगता है कि सिर्फ डीमन लॉर्ड को ही मॉन्स्टर कहा जाता है। उसकी नजर में तो बाकी मॉन्स्टर्स कीड़े मकोड़े जैसे हैं। तभी गलती से मैरी अपने मुंह पे चाय गिरा लेती है, तो लॉयड अपने एक रुमाल से साफ कर देता है, जिससे उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है जो पहले कभी नहीं आया था। तो वो लॉयड से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? ये किस तरह का रुमाल है? ओ, ये रुमाल, इस पे तो मैंने मैजिक किया हुआ है, जिससे हर चीज लाइट जैसे चमकती है। ये देखो, इससे तो मैं आसपास की गंदगी को भी साफ करता हूँ। जो देख के मैरी अपना सर पटकने लग जाती है कि भाई, इस रुमाल से उसने अपना चेहरा साफ करवाया, पता नहीं इसने इस रुमाल से और क्या क्या साफ किया होगा। जिसके बाद अब लॉयड सिटी में आता है, जहाँ पर आसपास काफी सारे लोग होते हैं। वहीं कुछ लोगों की बातें सुन के उसे ये पता लगता है कि थोड़े दिन बाद एक फेस्टिवल आने वाला है। इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो मिलिट्री एकेडमी में हिस्सा लेने आए हैं, और तो और उनमें से कईयों के पास तो खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं। दूसरी तरफ सिटी में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपना चेहरा छुपाए हुए घूम रही होती है कि तभी एक सोल्जर से टकरा जाती है, जो शायद उसे पहले से जानता था, और कहता है कि तुम वही बेल्ट प्रिंसेस हो ना, तुम्हें भला इस शहर में आके एक सोल्जर बनने की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन वो लड़की बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है, और जैसे ही खुद को छुपाने के लिए गली में आती है, एक जायंट मेंटिस एकदम से उस पर झपट पड़ता है, जिसे वो रोक भी नहीं पाती। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे अपना खाना बनाता, लॉयड की एंट्री होती है और बस एक सेकंड में ही उसे मसल के आसमान में फेंक देता है। लॉयड उसे उठाते हुए पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी? और उसके चेहरे को अपने रुमाल से साफ करता है, लेकिन किसी वजह से वो अपनी पहचान छुपाते हुए मुंह ढक लेती है और अपना नाम सेलन बताती है। लॉयड थोड़ी जल्दी में था, तो बस अपना नाम बता के छतों पर कूदते हुए निकल जाता है, और देख के ऐसा लगता है कि सेलन लॉयड को पसंद करने लगी है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। दरअसल सेलन एक वर्ल्ड प्रिंसेस है, जिसे एक कर्ज की वजह से हमेशा अपने चेहरे के ऊपर एक कपड़ा बांधे रखना पड़ता है। उसके कर्ज की वजह से सभी लोग उसे काफी बुरा भला भी कहते हैं। और एक दिन जब सेलन के फादर ने एक मैजिशियन से इलाज कराना चाहा, तो उस मैजिशियन ने भी इसका इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन उसने एक भविष्यवाणी की कि एक दिन जरूर कोई ऐसा आएगा
जो सेलन को इस कर्ज से छुटकारा दिलाएगा। तब से ही सेलन उस एक शख्स का इंतजार करती आ रही थी। तभी गुस्से में आकर सेलन फाइनली सालों बाद अपने चेहरे से वो कपड़ा हटा ही देती है और खुद को देख के बहुत हैरान होती है क्योंकि उसका कर्ज खत्म हो चुका है। दरअसल लॉयड ने अपने रुमाल से सेलन का चेहरा साफ किया था और उसका एक कर्ज खत्म हो गया। इधर लॉयड मार्केट से वापस आ चुका था और बनाने के लिए काफी सारी सब्जियां लेकर आता है। साथ ही बचे हुए पैसों से वो मैरी के लिए गिफ्ट भी लेकर आया है। दूसरी तरफ आर्मी की ड्रेस पहने दो लोगों को दिखाया जाता है जो आसपास की जनता पर नजर बनाए रखे हुए थे। इस बंदे का नाम है मैर्थो, जो कि एक सीनियर ऑफिसर है और एक लड़की के साथ मिलकर आसपास के माहौल पर नजर रखे हुआ है क्योंकि हाल फिलहाल में अजामी कनेक्शन दूसरे देशों के साथ बिगड़ गए हैं। तो अब उन पर ही ये जिम्मेदारी है कि आसपास नजर रखी जाए। देखते देखते उनकी नजर रियो फ्लेविन नाम की लड़की पे पड़ती है जिसे लोग वन आर्म्ड मशीनरी भी कहते हैं और यहाँ तक कि उसके खिलाफ काफी सारे अरेस्ट वारंट्स भी हैं। मैर्थो कहता है कि देखो, जब तक हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जैसे वो यहाँ की आर्मी की सोल्जर बन जाएगी उसके सारे वारंट्स हटा दिए जाएंगे। उनकी नजर अब उसी बंदे पर पड़ती है जिसे पिछली बार सेलन टकराई थी। अब क्योंकि प्रिंसेस सेलन ने सर पे बांधा हुआ अपना कपड़ा हटा दिया था तो एलन पूछता है कि आखिर तुमने सब क्यों किया? अगर तुम्हारा चेहरा इतना ही साफ था तो तुमने इतने सालों से हमें धोखे में क्यों रखा? लेकिन सेलन इस बार भी बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। वापस से अब रियो को दिखाया जाता है जिसके बगल में अचानक से लॉयड आके बैठ गया होता है और बस उसके थोड़े से ऑरा से ही रियो को ऐसा फील हुआ कि जैसे उसके बगल में कोई मॉन्स्टर बैठा है। दरअसल लॉयड को रियो का ये मशीन वाला हाथ काफी इंटरेस्टिंग लगा होता है और अपना नाम बताते हुए थोड़ी जान पहचान बनाता है। लेकिन इससे पहले कि रियो खुद को इंट्रोड्यूस करती, अचानक से सेलन आके उसे मार के साइड में कर देती है क्योंकि लॉयड ने उसका कर्ज दूर किया तो लिटरली वो उसे देवता मानने लगी है। वो पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर आर्मी में ज्वाइन होने आई हो? और जैसे ही दोनों आपस की बातों में बिजी हो गए, रियो चुपके से भागने की कोशिश करती है मगर सेलन जाने नहीं देती। बताएगी जरा तुम मेरे लॉयड के साथ क्या कर रही थी? रियो की फट जाती है कि भाई ये कहीं पागल तो नहीं हो गई। अब इन सब का टेस्ट स्टार्ट होता है जहाँ एक बड़ा सा पत्थर रखा गया था निशाना लगाने के लिए और सबको बारी बारी उस पत्थर के ऊपर निशाना लगाने के लिए भेजा जा रहा होता है और मैर्थो वहीं खड़ा सभी के ऊपर नजर रख रहा था, खासकर लॉयड पर, क्योंकि वो अभी सिटी में नया नया ही आया है और मैर्थो को उसकी काबिलियत के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा है। रियो आके पूछती है कि भला तुम इस लॉयड के बारे में कितना जानते हो? पर असल में बात तो यह है कि उसको भी लॉयड नाम के इस प्राणी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतने में अब ग्रुप सी का नंबर आ जाता है जिसमें रियो भी थी। मैर्थो उसे जाने से पहले वार्निंग देता है कि अगर तुमने यहाँ कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो इस बार जेल जाने से मैं खुद भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तो जो भी करना सोच समझ करना। दूसरी तरफ अलका को दिखाया जाता है जो अपनी स्टूडेंट मैरी से मिलने फिर से लौट आई थी क्योंकि उसे लॉयड के रिजल्ट की काफी चिंता हो रही थी कि पता नहीं वो पास हो पाएगा भी या नहीं। जिसके बाद अब शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिजल्ट आने पर सभी बोर्ड के ऊपर अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं और लॉयड को अपना नाम कहीं भी नहीं दिख रहा होता। अगले दिन अब जो भी लोग सिलेक्ट हुए थे वो क्लास में बैठे होते हैं, सिर्फ लॉयड को छोड़कर। मैर्थो को भी जब पता लगता है कि लॉयड फेल हो चुका है तो वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। कॉलिन कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, सबका ध्यान क्यों भटका रहे हो? यहाँ हमारे ऊपर इतने सारे देशों का खतरा मंडरा रहा है, पता नहीं कब कौन हम पे हमला कर दे। दरअसल यार मैर्थो इतना परेशान इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे लॉयड की पावर के बारे में अंदाजा है कि वो बच्चा क्या कर सकता है। वो अच्छी तरह से इस बात को जानता था कि लॉयड का आर्मी में होना कितना जरूरी है। तभी कॉलिन सभी से कहते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है प्रिंसेस मारिया, वो काफी टाइम से गायब है, तो जो कोई भी प्रिंसेस मारिया को ढूंढेगा उसे एक धमाकेदार इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ लॉयड को दिखाया जाता है जो अपने फेल होने की वजह से काफी परेशान था और सोच रहा होता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी, मुझे और सीखने की जरूरत है। चलते चलते उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर जॉब के लिए पोस्टर लगा दिखता है तो लॉयड थोड़ा सोचने के बाद काम मांगने जैसे ही अंदर गया, वहाँ का मालिक अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे लॉयड बड़ी आसानी से बच गया। उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि रेस्टोरेंट के मालिक की देख के ही फट जाती है कि आखिर बच्चा है क्या ये कोई मॉन्स्टर है? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई चोर नहीं, बस पार्ट टाइम काम की तलाश में यहाँ आया हूँ, तो क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? लेकिन उस आदमी को लॉयड पर शक होने लगता है कि कहीं ये किसी गैंग का मेंबर तो नहीं और कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जो सुन अब लॉयड एक डिश बनाने की सोचता है और जिस अंदाज में वो सब्जियों को लेकर काट रहा था, भाई सालों का एक्सपीरियंस लग जाता लोगों को ये सीखने में। उस आदमी के पूछने पर लॉयड बताता है कि मैं यहाँ सोल्जर बनने आया था लेकिन कल हुए एग्जाम में मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ और मैं खाली हाथ अपने घर वापस लौटना नहीं चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया है दोबारा से एग्जाम की तैयारी करने का। उसकी बातें सुनकर और उसकी काबिलियत को देखते हुए रेस्टोरेंट का मालिक समझ जाता है कि कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं, तो जरूर कोई ना कोई इसे ढूंढ रहा होगा। इधर मैर्थो, सेलन और रियो क्लास के बीच लॉयड के आंसर शीट देखने में लगे होते हैं कि आखिर वो फेल क्यों हुआ। तो कॉलिन फिर से मैर्थो को रख के देती है कि क्या तुझे यही टाइम मिला सब करने को? और यहाँ पर इनकी बातों से पता लगता है कि असल में लॉयड फिजिकल टेस्ट में फेल नहीं हुआ, बस रिटन टेस्ट में हुआ है क्योंकि उसने आंसर्स की जगह अजीब अजीब सी ड्रॉइंग्स बना रखी थी। अब कॉलिन जब उसके ड्रॉइंग्स और आंसर शीट को अच्छे से देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता क्योंकि जो लॉयड ने बनाए थे वो एंशिएंट कैरेक्टर्स हैं और इन्हें बनाना सबके बस की बात नहीं होती। यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर बैठे लॉयड को दिखाया जाता है जिसने अपनी डिश बनाकर रेडी कर दिया था और रेस्टोरेंट के मालिक को टेस्ट करने के लिए देता है, लेकिन उसकी तो अलग ही सोच के फट रही होती है कहीं इसने कोई जहर तो नहीं मिलाया हुआ। इधर अब रियो कॉलिन से उन कैरेक्टर्स के बारे में पूछती है तो बताती है कि एक बहुत ही प्राचीन लिखाई है जो शब्दों के साथ साथ तुम्हारी मैजिकल पावर्स को भी दर्शाती है। कॉलिन मैर्थो से पूछती है कि तुमने उसके एग्जामिनर से पूछा तो था ना कि वो फेल कैसे हुआ? हाँ मैंने पूछा था, बहुत प्यार से पूछा था,
सही में भाई ने तो कुछ ज्यादा ही प्यार से पूछा था। एग्जामिनर से पूछने पर मैर्थो को पता लगा था कि लॉयड ने थ्योरी का एग्जाम देने के साथ साथ प्रैक्टिकल में बारिश बुलाने वाला मैजिक भी किया था, जो सुन कॉलिन फाइनली समझ जाती है कि लॉयड उनकी सोच से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जल्दी से जल्दी अब उसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ अब फिर से रेस्टोरेंट के मालिक को दिखाया जाता है जिसने लॉयड के बना डिश खा ली थी और अब उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि एक बच्चा ऐसा लाजवाब खाना कैसे बना सकता है। वो आदमी लॉयड को अपना नाम क्रोमा बताता है और उसका टैलेंट देखते हुए फाइनली हायर कर लेता है। इधर ये चारों अब लॉयड की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं तो सेलन कहते हैं कि क्यों ना हम उसे छोड़ के पहले प्रिंसेस मैरी को ढूंढे और उसके बाद हम सेलिब्रेशन में एक सेरेमनी रखेंगे जिसमें लॉयड भी इनवाइटेड होगा। अब शाम का सीन दिखा जाता है जहाँ लॉयड घर वापस आता है और जैसे ही उन दोनों को लॉयड के फेल होने के बारे में पता लगा उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि भाई ये क्या सुन लिया हमने। और अब इससे पहले के गुस्से में अलका लॉयड के फेल होने की वजह से मैरी को पनिशमेंट देती, वो कहता है कि प्लीज रुक जाइए, मैं अगले साल इस एग्जाम के लिए फिर से ट्राई करना चाहता हूँ और तब तक मैं मैरी के साथ ही रहूंगा। मेरे पास अब एक पार्ट टाइम जॉब भी है और मैरी को भी लॉयड के यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो आखिर में अलका को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब क्योंकि लॉयड यहीं रहेगा तो अलका सोचती है कि क्यों ना मैं भी यहीं रहूं। जिस पर मैरी कहती है कि तुम्हें सब फालतू के काम छोड़ के शहर को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अजामी के ऊपर अभी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस साल होने वाले फेस्टिवल में काफी सारे लोग अलग अलग जगह से आएंगे और काफी ज्यादा चांसेस है कि मौका मिलते ही जियो एम्पायर हमारे साथ वॉर शुरू कर दे। तो अलका मना करते हुए कहती है कि नहीं, ये सब कुछ ह्यूमंस ने शुरू किया है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि अपने दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे, इसमें मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती। मैरी अलका को मनाने की काफी कोशिश करती है पर आखिर तक वो नहीं मानती और उल्टा वार्निंग देकर चली जाती है कि अगर तुमने लॉयड को इन सब में घसीटा तो तुम्हारा एक किंगडम बचेगा नहीं। अलका वापस जा ही रही होती है कि तभी मैरी उसे गाली देने लग जाती है जो उसने सुन लिया और फिर से मैरी को एक कर्ज दे देती है। गुस्से में आके मैरी अलका के उस मैजिकल बॉल को जिसमें अलका रहती है उसे कुएं में फेंक देती है। अगले दिन रिहो और मैर्थो को दिखाया जाता है जो उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहां अपना लॉयड पार्ट टाइम काम करता है और वो लोग अभी लॉयड की खोज में ही थे जहां सेलन हर जगह पागलों की तरह से ढूंढने में लगी है। तभी उन दोनों की नजर आसपास के माहौल के ऊपर पड़ती है जो बाकी दोनों कंपैरिजन में काफी अलग है। हर जगह अच्छी तरह से साफ है और लोगों की भीड़ भी है। ये कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, इस खड़ूस बुढ़े को कोई नया नमूना मिला है क्या। अब जैसे ही वो दोनों खाना टेस्ट करते हैं मैर्थो को तो यकीन नहीं होता कि इस गोबर जैसी जगह पे इतना अच्छा खाना कैसे बन सकता है और पूछता है कि भला आखिर तुमने काम पे किसे रखा है। इतने में तभी लॉयड खाना लेकर वहां आ जाता है जो देख के दोनों का ही होश उड़ जाते हैं कि भाई ये यहाँ क्या कर रहा है। अबे बुढ़े साले, तुझे पता भी है कि तू किससे काम करवा रहा है, ये बच्चा कौन है और कहाँ से आया पता है तुझे। नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ सही कहा, मुझे भी नहीं पता। इन लोगों को आपस में लड़वा के लॉयड बाहर आ जाता है जहाँ रास्ते में उसे मैरी दिखती है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सेलन को दिखाया जाता है जहाँ उसने एक आदमी के छाती के बाल खींच डाले थे क्योंकि वो उसे लॉयड को ढूंढने से रोक रहा था। लिटरली भाई क्या हाल कर दिया उस आदमी का। उसकी ये हरकत देखकर एलन काफी गुस्सा होता है और स्वॉर्ड निकाल लेता है सजा देने के लिए। अगर तुम्हें लड़ाई एक सही रास्ता दिख रहा है तो ठीक है, मैं भी रेडी हूँ। लेकिन जैसे ही अब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है सेलन की बेल्ट उसे प्रोटेक्ट करते हुए एलन के स्वॉर्ड को दूर फेंक देती है और ये उसके साथ पहली बार हुआ था तो इसलिए सेलन को लगता है कि ये भी उसके प्यारे देवता का करिश्मा है। तभी अचानक घूमते घूमते लॉयड भी वहां जाता है जो देख सेलन का दिल गार्डन गार्डन हो गया और एलन से कहते हैं कि आप मेरी जगह मेरे होने वाले पति देव तुमसे लड़ेंगे। इतने में मैर्थो भी वहां पर आ गया होता है और पूछता है कि क्या तुम सही में लॉयड से लड़ने वाले हो। तो एलन मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आम लोगों से लड़ना मेरी शान के खिलाफ है। तो मैर्थो धमकाते उसे कहता है कि तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी, चुपचाप जाके लड़ो उससे। और जब कॉलिन को पता लगता है कि इसी बच्चे का नाम लॉयड है तो वो भी इस फाइट के फुल सपोर्ट में आ जाती है क्योंकि अभी ये सब लॉयड की असली स्ट्रेंथ देखना चाह रहे होते हैं। एलन को लग रहा था कि शायद मैर्थो उसका टेस्ट लेना चाह रहा है और लॉयड को एक बच्चा समझते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक एडवांटेज देता हूँ, तुम पहला पंच मुझे मार सकते हो। और लॉयड ने भी अपना पंच रेडी कर लिया होता है जो देख उन सबकी फट जाती है कि भाई एलन तो गया काम से। लेकिन जैसे ही अब उसने पंच करने की कोशिश की एक बड़ा सा तेज तूफान आ जाता है और लॉयड सबकी नजरों के बीच से वहीं गायब हो जाता है क्योंकि मैरी उसे उठा ले गई। वो लॉयड को साइड मिला के डांटती है कि आखिर तुम लड़ने कैसे लगे, इसकी परमिशन ली तुमने मुझसे। जो सुन लॉयड उल्टा उसे थैंक्स कहने लगता है क्योंकि बेचारे बच्चे को लग रहा होता है कि मैरी ने उसकी जान बचाई है लेकिन असल में तो उसने उस बेवकूफ एलन को मरते मरते बचाया। तभी क्रोमा वहां आता है और लॉयड को मैरी के साथ देख के उसे रेस्टोरेंट वापस जाने को कहता है और खुद मैरी के सामने झुक जाता है। मैं खुश हूँ कि आप सही सलामत हैं। आपके जाने के बाद मैंने भी आर्मी से रिजाइन करके यहाँ कैफे खोल लिया। क्रोमा मैरी से किंगडम के हालातों के बारे में पूछता है तो बताती है कि फेस्टिवल के बाद आने वाले इंटरनेशनल समिट में जरूर यहाँ के किंग और यहाँ के लोगों पर अटैक होगा, तो इससे पहले कि हमारी जियो एम्पायर के साथ एक बड़ी जंग शुरू हो जाए हमें सब रोकना होगा। दूसरी तरफ मैर्थो भी इस वॉर के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा होता है। तब कॉलिन के पूछने पर मैर्थो अपने पास्ट के बारे में बताता है जहां उसने इस वॉर की वजह से काफी ज्यादा दर्द सहा क्योंकि सालों पहले उसकी फैमिली और गांव के लोगों को जियो एम्पायर ने खत्म कर दिया था। दो देशों में होने वाले इन वॉर्स के बीच मासूम लोग ही जाने जाती हैं, इसलिए मैर्थो नहीं चाहता कि फिर से वही सब हो जो उसके साथ हुआ। इधर सेलन काफी उदास होती है क्योंकि उसने एक बार फिर से लॉयड को खो दिया, पता नहीं उसे अब वो कब मिलेगा। फिलहाल दोनों अभी विच मैरी के घर जा रहे होते हैं ताकि प्रिंसेस मैरी को ढूंढने का कोई रास्ता निकाल सके। लेकिन जैसे ही दोनों उसे घर पहुंचते हैं तो लॉयड आगे दरवाजा खोलता है जो देख दोनों को समझ नहीं आता कि भाई ये प्राणी यहाँ क्या कर रहा
रहा है। लॉयड अब दोनों को अंदर बुलाता है और सेलेन इस बात को सोचे घबरा रही होती है कि लॉयड एक विच के साथ रह रहा है, कहीं दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। अरे नहीं नहीं, मुझे अपने जानू पे पूरा भरोसा है, हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है। इतने में अब लॉयड दोनों के लिए गरम गरम चाय लेकर आता है और तब रिहो को समझ में आता है कि इस पागल लड़की ने तो लॉयड को अपना भगवान ही मान लिया है। इसी बीच मैरी घर में आती है और लॉयड से पूछती खाना तैयार है कि नहीं, और बच्चों जैसी हरकतें करते हुए आगे सोफे पे लेट जाती है। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि रिहो और सेलेन भी घर पे आए हुए हैं। बेचारी मैरी की इज्जत का फालूदा हो जाता है। लॉयड मैरी को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर सेलेन का तो मैरी को देख के अलग ही खून खोल रहा था। वो अब लॉयड को कॉफी बनाने के लिए भेज देती है और उन दोनों से यहाँ आने की वजह पूछती है। तो रिहो गायब हुई प्रिंसेस का फोटो दिखाते हुए बताते हैं कि हम इनकी तलाश में हैं। लेकिन प्रिंसेस का चेहरा तो बिल्कुल मैरी जैसा दिख रहा होता है, जो देख उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और यहाँ पता लगता है कि प्रिंसेस मारिया असल में और कोई नहीं बल्कि मैरी ही है। हालांकि उसने अब तक किसी को रिवील नहीं किया, इसलिए रिहो को भी शक होने लगता है। लेकिन सेलेन को इस तरह उदास देख के मैरी को काफी बुरा लगता है और उसे लगता है कि शायद मैं इनके साथ ठीक नहीं कर रही, मुझे असली बात बता देनी चाहिए। पर सेलेन को तो इस बात में जानने में इंटरेस्ट होता है कि आखिर मैरी और लॉयड का रिश्ता क्या है, जो सुन रिहो का दिमाग खराब हो जाता है कि भाई पागल लड़की है क्या। उससे और ज्यादा सब्र नहीं होता, तो मैरी से खुद ही पूछ लेती कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ कर क्या रही हो। अब इससे पहले कि मैरी उन लोगों को सच बताती, लॉयड कॉफी लेकर आ जाता है और कहता है कि मिस मैरी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप हो इस किंगडम के सेवियर जिसने हमेशा हमें बचाया। दरअसल भोला भाला लॉयड मैरी को कोई अंडरकवर एजेंट समझ रहा था, जो सभी की नजरों से छुपकर अपनी लड़ाई लड़ रही है। मैरी भी सोचती कि भाई ये कब हुआ। वैसे तो लॉयड की बात उसके सर के ऊपर से जा रही थी, पर खुद को बचाने के लिए वो भी एक्टिंग करने लग जाती है। हाँ सही कहा, मैं हूँ मैरी, इस वर्ल्ड की सेवियर। आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया। प्लीज मिस मैरी, आप मुझे अपने साथ इस दुनिया को बचाने का एक मौका दीजिए। मैं भी ये जंग लड़ना चाहता हूँ। पर उसके काफी रिक्वेस्ट के बावजूद मैरी उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें इस लड़ाई में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं। मैरी अपने जज्बातों में बह के और भी कुछ ऐसी बातें कह जाती है जो सुन लॉयड को काफी बुरा लगता है और नाराज होकर चला जाता है। मैरी कहती है कि देखो मैंने जो भी किया लॉयड की भलाई के लिए ही किया, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं ही हूँ प्रिंसेस मारिया जिसकी तुम लोग खोज में थे। बताओगी जरा कि तुमने लॉयड से ऐसा क्यों कहा, उसे हर्ट क्यों किया। तो मैरी अब दोनों को आराम से बिठा के क्लून विलेज के बारे में बताती है जहाँ से लॉयड आया है, जिस पर रिहो कहती है क्या मजाक है, ये तो सिर्फ कहानियों में है। हाँ शायद तुम लोग को यकीन न हो, लेकिन वो क्लून विलेज असल में है और लॉयड भी वही का है। और उस विलेज की लीडर अलका नहीं चाहती कि लॉयड को इन सब मामलों में इन्वॉल्व किया जाए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ नॉर्मल लोगों से लेकर हाई प्रोफाइल लोग सब बस प्रिंसेस मारिया को ही ढूंढना चाहते हैं, और ये वही मास्टरमाइंड करवा रहा है जो मेरा सहारा लेकर इस वॉर को शुरू करना चाहता है। और मैरी को इस वक्त इस वॉर को रोकने के लिए हेल्प की जरूरत थी, तो प्रॉब्लम को समझते हुए रिहो और सेलेन उसको साथ देने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैरी छत के ऊपर बैठी अपने फादर के बारे में ही सोच रही होती है। अचानक से अलका वहाँ जाती है, जो फिलहाल इस बात से खुश थी कि मैरी ने अपना वादा निभाया, लेकिन वो इस बात से काफी नाराज होती है कि मैरी ने उसे क्रिस्टल बॉल के साथ कुएं में फेंकने की हिम्मत कैसे की। बहुत मुश्किल से वो वहाँ से निकल पाई और गुस्से में अलका उसे फिर से शराब दे देती है। देखते देखते अब फेस्टिवल वाला दिन करीब आने लगता है, जहाँ रिहो और सेलेन हर इंसान से किसी के बारे में पूछ रहे होते हैं। रात में जब अलका लॉयड के साथ मेले में घूम रही होती है तो वो काफी उदास होता है। लॉयड के लिए बहुत मुश्किल है खुद को वॉर से दूर रख पाना, वो भी ये जानने के बाद कि यहाँ के लोगों के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर फिलहाल अलका जो चाहती थी वही हो रहा है, इसलिए वो तो बहुत खुश होती है। और लॉयड का मन बहलाने के लिए अलका उसके साथ फेस्टिवल में घूमते घूमते एक साथ गेम्स खेल के और थोड़ी बहुत मस्ती करके उसे खुश करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। लॉयड अभी उदासी था। अलका इधर उधर उसका ध्यान भटकाने में लगी होती है कि तभी अचानक से कुछ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स मेले में आके लोगों को मारने लग जाते हैं। इधर महल में मैर्थो और क्रोमा किंग के पास खड़े उसके आदेश का इंतजार ही कर रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और वहीं बातों बातों में क्रोमा उसे बताता है कि मैं पहले ही प्रिंसेस मारिया से मिल चुका हूँ, वो बिल्कुल सही सलामत है और अपने दोस्तों के साथ इस वॉर को रोकने के लिए मास्टरमाइंड को ढूंढने में लगी है। भले ही शायद वो ये बात न जानती हो, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि असली मास्टरमाइंड तुम ही हो। और यहाँ पर ये राज खुलता है कि मैर्थो ने किंग को अपने वश में किया हुआ है, ताकि सामने वाले राज्य यानी जियो एम्पायर के अटैक करने से पहले ही वो उन्हें खत्म कर दे, क्योंकि उसके हिसाब से ये वॉर होनी ही होनी है। इन लोगों के बीच बात चली रही होती है कि इतने में मैरी रिहो और सेलेन के साथ महल में आ जाती है। और अब जब ये साबित हो ही चुका है कि असल में मैर्थो इस वॉर की प्लानिंग कर रहा था, तो मैरी भी अपनी असलियत बता ही देती है। मैर्थो को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके सामने हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंग अभी भी मेरे कब्जे में है। लेकिन अचानक ही एक जोर का अटैक लगने पर मैर्थो सीधा दीवार में जाके घुसता है, और ये अटैक किया किंग ने, क्योंकि वो फिलहाल किसी और के वश में है। मैर्थो के उसे काबू करने से पहले किसी डीमन ने उसे वश में कर लिया था, जो अब सिर्फ और सिर्फ तबाही चाहता है। किंग अब मैर्थो को पकड़ के उसे अपनी ही तरह एक मॉन्स्टर में बदल देता है, ताकि जल्दी से वो खुद यहाँ से निकल सके। रिहो अब मैर्थो से फाइट करके उसे रोकने की कोशिश करती है, और इसी बीच मैरी मौका देख के किंग को ढूंढने चली जाती है। और फिलहाल अभी उसके फादर की बॉडी के अंदर जो भी है, मैरी उसे खत्म करना चाहती थी और अपनी फुल पावर्स के साथ अटैक करती है। थोड़ी देर के लिए तो किंग ही उससे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन मैरी की स्पीड काफी ज्यादा होती है और मौका देख के जैसे उसने अटैक करना चाहा, उसे अपने फादर का रियल चेहरा दिखाई देता है। लेकिन असल में तो बस एक चाल थी। किंग के अंदर बैठा हुआ मॉन्स्टर उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। उसी वक्त मैरी को लॉयड के बारे में याद आता है कि कैसे उसने उसका दिल दुखाया था। चाहे कुछ हो जाए, मैं उसे माफी मांगे बिना तो मरने नहीं वाली, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर जान प्यारी है तो डीमन किंग के रास्ते में मत आओ।
और तब मैरी को पता लगता है कि उसके सामने खुद डीमन किंग खड़ा है। दूसरी तरफ अपने लॉयड को दिखाया जाता है जो फेस्टिवल में आए मॉन्स्टर से फाइट करने में लगा था और सबको ठिकाने लगाने के बाद अलका से कहता है कि मुझे मैरी की हेल्प के लिए जाना ही होगा, वो अकेले उनसे लड़ नहीं सकती। मैरी को इधर अलका की बात याद आ रही होती है जहाँ उसने कहा था कि क्लोन विलेज के लोग मदद के लिए तभी आते हैं जब मामला इंसानों के हाथों से बाहर चला जाता है। इसलिए अब मैरी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अगर उसे पहले पता होता कि उसकी लड़ाई खुद डीमन लॉर्ड से होने वाली है तो वो लॉर्ड की हेल्प लेकर कब का मामला सुलटा चुकी होती, लेकिन फिलहाल बेचारी कुछ कर नहीं सकती तो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और कहती कि मैं तुझे आज छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार दिक्कत तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहीं बाहर लॉयड भी सबको ठिकाने लगाते हुए मैरी की हेल्प के लिए महल की तरफ आ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एलन के ऊपर पड़ती है जो मॉन्स्टर से बचने के लिए छुपकर बैठा हुआ था। बेचारे के इन मॉन्स्टर्स को देखे कुछ ज्यादा ही फट रही होती है। वो उसे अपनी प्रॉब्लम समझा ही रहा होता है कि अचानक से लॉयड एक बड़े से मॉन्स्टर को अपनी एक उंगली से ही मार फेंकता है जो देख खुद उसकी फट जाती है कि भाई ये क्या था। एलन को तब रियलाइज होता है कि लॉयड जैसा एक छोटा सा बच्चा अगर राज्य को बचाने के लिए लड़ सकता है तो उसके लिए पीछे हटना कितनी बेशर्मी वाली बात होगी। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा के एलन उन मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। वहीं तभी ऊपर आसमान में एक बड़ा सा मैजिकल सर्कल पूरे शहर को घेर लेता है जिसे अलका ने बनाया था। तुम सब ने मेरे फेस्टिवल को बर्बाद कर दिया, इसकी कीमत तो चुकानी होगी, और अपने बस एक ही अटैक से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने लग जाती है। दूसरी तरफ यहाँ मैर्थो के मॉन्स्टर वाले रूप ने सबको इस जगह पर रोक के रखा हुआ था। रियो कहती है कि अब तो हमें लॉर्ड को बुलाना ही होगा, उसके बिना हम जीत नहीं सकते। हाँ तुमने सही कहा। और सेलन ये कहते हुए खुद मैर्थो के सामने चली जाती है। मुझे पता है वो जरूर आएगा क्योंकि अब मैं जो खतरे में हूँ। मैर्थो जैसे उस पर अटैक करने की कोशिश करता है सेलन की बेल्ट रोक लेती है जो देख वो अजीब ही तरह से खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भी लॉर्ड की वजह से ही हो रहा है, पर फिलहाल वो किसी तरह मैर्थो को बिजी रख रही थी। तो रियो लॉर्ड को बुलाने की सोचती है लेकिन इतने में वो खुद ही आ जाता है। सेलन खुशी के मारे उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है पर अपना सख्त लौंडा बिल्कुल ही इग्नोर मारते हुए क्रोमा के पास जाकर उसके हाल चाल लेने लगता है। अरे सर जी ठीक तो हो ना आप, कहीं चोट तो नहीं लगी? लॉर्ड को जब सिचुएशन समझ में आती है तो मैर्थो सवाल करना शुरू हो जाता है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम तो एक सोल्जर हो ना, तो ये सब क्यों? और लिटरली लॉर्ड की बस एक ही उंगली काफी होती है मैर्थो को धूल चटाने के लिए। लॉर्ड उसे समझा के पहले जैसा करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं। मैर्थो दोबारा से अटैक करने आगे बढ़ता है तो बदले में लॉर्ड उस पर अपना सर दे मारता है और बस इतने सही मैर्थो को शरीर से आत्मा बाहर आ जाती है। तभी जल्दी से लॉर्ड उसे बचाने जाने ही लगा कि इतने में मैरी खुद ही भागते हुए वहां जाती है। पहले तो उसने खुद ही लॉर्ड को दूर रहने के लिए कहा था लेकिन फिलहाल उसकी जान सिर्फ वही बचा सकता है। इतने में पीछे से वो डीमन लॉर्ड भी आ गया। लॉर्ड कहता है कि अरे अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ बहुत ही खतरा है, आपको चले जाना चाहिए। बेचारे को डीमन लॉर्ड अंकल जी दिख रहे होते हैं। तो मैरी अब सबको किंग के ऊपर काबू किए गए डीमन लॉर्ड की असली सच्चाई बताती है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही चाहता है। अरे देखो ये कितना भद्दा दिखता है और ऊपर से कितनी बदबू भरी है इसकी बॉडी में। मेरे प्यारे लॉर्ड क्या तुम इसे साफ कर सकते हो? तो भोला भाला बच्चा ऐसा ही करता है, अपने मैजिकल रुमाल से उसे अच्छे से साफ कर देता है और मैरी भी यही चाहती थी। डीमन लॉर्ड भी जाते हुए कहता है कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ? पूरी एनिमे हिस्ट्री में किसी भी डीमन लॉर्ड का ऐसा शर्मनाक अंत नहीं हुआ होगा। लॉर्ड अब उसे रुमाल से मैरी के हाथ घाव को ठीक कर देता है जो देख वो भी उससे माफी मांगते हुए गले लग जाती है। अगली सुबह अब फेस्टिवल की तैयारियों के साथ शुरू होती है और वहीं शहर में घूमते हुए लॉर्ड की नजर अपने बड़े भाई शोमा पर जाती है जो काफी टाइम बाद उससे मिलने आया है। शोमा लॉर्ड की तारीफ करते हुए कहता है कि क्या बात है मेरे भाई, तुमने इतनी छोटी सी उम्र में एक डीमन लॉर्ड को हरा दिया। दरअसल यार शोमा अजामी में अपने कुछ सवालों के जवाब पता करने आया है जो तुम्हें आगे पता लगेगा। तभी आपस में बातें करते हुए उन दोनों की नजर अलका पे जाती है जो देख शोमा जल्दी से निकल लिया और जब अलका को ये बात पता लगती है कि शोमा यहाँ आया है तो उसे कुछ शक होने लगता है। दूसरी तरफ मैर्थो को दिखाया जाता है जहां उसके पीछे जंगलों में एक बड़ा सा मॉन्स्टर टाइप खरगोश पड़ा होता है। बेचारा किसी तरह उससे बचते बचाते भाग ही रहा होता है कि तभी अलका आके उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद अलका मैर्थो को गेहूं के खेतों के पास लेकर आती है जो उसने खुद उगाए थे। इन्हीं सब फसलों को देखकर अलका सालों से जरूरतमंदों की मदद करते आ रही है। तभी मैर्थो को अपने बचपन की एक बात याद आती है जहाँ कोई मसीहा आकर उनके गाँव में हमेशा राशन का सामान देकर जाया करता था। शायद वो और कोई नहीं बल्कि अलका ही थी। देखो मैं अच्छी तरह जानती हूँ किस तरह तुमने जंग शुरू करने की कोशिश की, तो अब किसी न किसी को तो तुम्हें सजा देनी ही होगी। तुम्हें अब यहीं रहकर इन सारे फसलों की देखभाल करनी होगी। जिसके बाद अलका जब घर वापस लौटती है तो लॉर्ड को कपड़े बदलते हुए देखने लगती है जो चीज मैरी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और उसे उठा के बाहर फेंक देती है। अलका पूछती है कि तुम अब तक महल वापस क्यों नहीं गई, क्योंकि अब तो तुम्हारे फादर भी ठीक हो चुके हैं। जिस पर मैरी मना करते हुए कहती है कि नहीं मैं यही रहना चाहती हूँ। कुछ देर बाद लॉर्ड सोल्जर की ड्रेस पहन के अपने कमरे से बाहर निकलता है जो देख अलका का तो जैसे उस पर दिल ही आ गया। इतने में बाहर सेलन और रिहो भी आते हैं और इससे पहले कि सेलन अपने जाने मन को इस ड्रेस में देखकर उसकी तारीफ करती लॉर्ड उन्हें अपनी विलेज चीफ अलका से मिलाता है जो देख दोनों आपस में ही लॉर्ड के लिए लड़ने लगते हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर लॉर्ड ने सोल्जर की ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि डीमन लॉर्ड को हराने के बाद उसे एकेडमी में एडमिशन मिल चुका है। जिसके बाद अब अगले दिन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉर्ड, मैरी और क्रोमा एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। वो लोग एक विलेज में पहुंचते हैं जहाँ मैरी लॉर्ड को कचरा उठाने के बहाने लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पर एक मैजिकल होली स्वॉर्ड जमीन के अंदर गड़ी हुई है। मैरी बताती है कि एक भविष्यवाणी के मुताबिक जो कोई भी इस स्वॉर्ड को निकाल सकेगा उसके पास इस दुनिया पर राज करने की ताकत होगी। और लॉर्ड तो उस स्वॉर्ड को ऐसा निकाल देता जैसे वो कोई खिलौना हो जो देख उस विलेज चीफ का मुंह खुला खुला रह जाता है क्योंकि वो काफी सालों से इस स्वॉर्ड को टूरिस्ट को दिखाकर पैसे कमा रहा था। और इसलिए मैरी भी कचरा उठाने के बहाने लॉर्ड को इस विलेज में लेकर आई थी ताकि वो स्वॉर्ड को निकाल दे। क्रोमा पूछती
पूछता है कि अब हमें भला इस होली स्वॉर्ड का करना क्या है। देखो, इस जैसे स्वॉर्ड की और भी कॉपीज बनाई जा सकती हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तो अब तुम्हारा काम है इसे पब्लिक में दिखाकर साबित करना कि यह इसलिए स्वॉर्ड थी। अगली सुबह एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबकी ट्रेनिंग चल रही थी और लॉयड की ऐसी स्पीड देख के सबकी फट जाती है कि भाई ये बंदा क्या खा के आया है। थक हार के अपनी ट्रेनिंग खत्म करके सब क्लासेस में पहुंचते हैं जहाँ कॉलिन उन्हें बताते हैं कुछ दिनों में इंटर स्कूल लीग कॉम्पिटिशन होने वाला है जहाँ हमें कम्पीट करना होगा रॉकजो मैजिक स्कूल के साथ। तो अब से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली, हम सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। लॉयड के पूछने पर एलन बताता है कि दरअसल ये इंटर स्कूल लीग कॉम्पिटिशन हर साल होता है और हमारी एकेडमी पिछले 3 सालों से हारती ही आ रही है। अब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है जहाँ एक स्टैचू के ऊपर उन्हें फ्लेम अटैक करना है। सेलन और रियो तो काफी अच्छा करते हैं, पर जब लॉयड की बारी आए तो वो अपने स्पेल्स ठीक से बोल ही नहीं पाता और आसपास की जगह को ही पूरा बर्बाद कर देता है। जिसके बाद कॉलिन अब सबको एक बार फिर से मौका देती है जहां उन्हें स्टैचू के ऊपर विंड अटैक करना है और लॉयड के अटैक करने से पहले सब कुछ सही चल रहा था, वो तो बस एक बार में ही पूरे स्टैचू को टुकड़ों में बदल देता है, जो देख बेचारी कॉलिन की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तभी सेलन कॉलिन से आके पूछते है क्या तुम मुझे हीलिंग मैजिक सिखा सकती हो, जिस पर रियो कहते कि नहीं बेटा रहने दे, ये सीखना कोई हलवा नहीं है, कई सारे लोग तो आधे पर इसे छोड़ देते हैं, तो अगर ये हीलिंग मैजिक सीखना इतना ही मुश्किल है तो मैं जरूर सीखना चाहूंगा इसे। लेकिन हीलिंग मैजिक सिखाने के लिए भी उन्हें ऐसा कोई चाहिए जिसे चोट लगी हो, तो अब बेचारे एलन को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। अरे चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा बस तुम्हारे हाथ पैर ही टूटेंगे। इधर मैरी जब घर पर चाय पी रही होती हैं तो अचानक 2 लड़कियां अंदर आ जाती हैं और अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम किनॉन सिस्टर्स, मेरा नाम है मीना और ये है मेरी छोटी बहन फाइलो जो बस दिखती मुझसे बड़ी है। दरअसल ये दोनों रॉकजो मैजिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ रियो की तलाश में आई थी। इतने में दरवाजा खोलकर अंदर लॉयड आता है जो देख फाइलो उसे एक जोरदार लात मारती है, पर उसे तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लॉयड को लगता है कि शायद ये कोई मुक्की मारने की कोशिश कर रही थी, जो देख फाइलो उसकी पावर से बहुत इंप्रेस हो गई और मैरी से कहते कि प्लीज मुझे रहने दो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। वो तो लॉयड की नौकरानी बनने को भी तैयार थी, पर मैरी को उसकी हरकतें पसंद नहीं आती और दोनों को लात मार के बाहर फेंक देती है। आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, फिलहाल मुझे भी खाना बनाने पे ध्यान देना है। जो सुन मैरी ने सुकून की सांस ली ही थी कि पीछे से अलका आ जाती है। अरे मैंने सुना है कि तुम लॉयड के साथ होली स्वॉर्ड वाले विलेज में गई थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के अकेले लॉयड के साथ घूमने चली गई। और अलका मैरी को श्राप देकर उसे तितली के रूप में बदल देती है। अगले दिन अब अजामी एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ सब बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। रियो कॉलिन से पूछती है कि भला तुम इस कंपटीशन के लिए इतने जोश में क्यों हो। इसलिए क्योंकि मुझे उस स्नेक वुमेन को हराना है, इस बार फिर से मैं हारना नहीं चाहती। तभी वही स्नेक वुमेन वहाँ जाती है जिसकी अभी कॉलिन बात कर रही थी और उसके साथ दोनों कैनॉन सिस्टर्स भी होती हैं और इस लेडी का नाम है रियोल जो रॉकजो मैजिक स्कूल से है। यहाँ पता लगता है कि असल में रियोल रियो की पुरानी क्लासमेट थी जो पॉलिटिक्स की गंदी चालों को चल के बस लोगों को अपने रास्ते से हटाना जानती है। ऐसी चालें चल के वो आज हेड मास्टर की पोजीशन तक पहुंच चुकी है। रियोल यहाँ रियो को अपनी बातों में भड़काते हुए अपने साथ करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। और इधर फाइलो का तो लॉयड के साथ अलग ही चल रहा था, जो देख सेलन पागल हो जाती है कि आखिर मेरे लॉयड को इसने हाथ कैसे लगाया। घर पर जब लॉयड मैरी के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है तो काफी उदास दिख रहा था और मैरी से कहता है कि मैं काफी टाइम से किसी करीब जाना चाह रहा हूँ, पर मैं ये करूँ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैरी को लगता है कि लॉयड उसे अपनी दिल की बात कहना चाहता है, तो वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे डेट के लिए पूछना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे जैसे के साथ कौन ही डेट पे जाना चाहेगी। तो मैरी उसके अंदर जोश बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, अगर तुम्हें किसी को पाना है तो उसे हासिल करके रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैरी तो उसका जोश ये सोच के बढ़ा रही थी कि लॉयड उसे प्रपोज करेगा, पर बेचारी को कहाँ पता था कि लॉयड रियो को डेट पे ले जाना चाहता है। अगले दिन एकेडमी में सेलन रियो से लॉयड का फोटो दिखाकर सलाह मांग रही होती है कि मुझे कुछ बताओ, मैं इसके साथ और टाइम कैसे बिताऊं। लेकिन एलन आकर उल्टा दोनों का मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बदले बेचारे को रियो की लात खानी पड़ती है। अचानक ही लॉयड वहाँ पे आ गया और रियो से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, जो सुनकर सेलन कोमा में ही चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लॉयड और रियो एक कैफे में बैठे होते हैं जहाँ रियो काफी शर्मा रही थी। लॉयड कहता है कि आखिर बात क्या है, मैंने देखा है कि तुम काफी टाइम से परेशान से दिख रही हो। बेचारी सेलन बाहर से इन दोनों को बातें करते हुए देख रही होती है और सोचती है कि काश मैं होती इसकी जगह पे। वैसे तो उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन वही रास्ते से गुजरता हुआ एलन उसे पहचान लेता है और पूछता है कि भाई आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और अब क्योंकि एलन के देखने की वजह से उसकी इज्जत का फालूदा हो चुका था, तो वो गुस्से में बेचारे की एक और टांग तोड़ डालती है। इधर रियो अब लॉयड के काफी पूछने पर अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ वो एक ऑर्फनेज में रहा करती थी और वहीं उसकी मुलाकात रियोल से हुई थी, जो उसकी काफी अच्छी दोस्त भी बन गई थी और काफी तरह के मैजिक को यूज करना सिखाया करती थी। लेकिन रियो के बाएं हाथ में लगी उस गहरे चोट की वजह से वो कभी भी अपने ऑर्फनेज के लिए कुछ कर नहीं पाती थी। जो देख रियोल ने उसकी हेल्प की और एक अनब्रेकेबल मशीनरी आर्म दिया। रियो ने सोचा था कि शायद वो ऑर्फनेज के लिए थोड़े पैसे कमाने में हेल्प कर पाएगी, लेकिन किसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया और वहाँ से भाग गई और तब से ही उसे खुद से नफरत हो चुकी है। रियो बताती है कि वो अपने इस मशीन आर्म से कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि रियोल का तो ये तक मानना था कि इस आर्म से होली स्वॉर्ड को निकाला जा सकता है। फिलहाल अभी रियो का कॉन्फिडेंस काफी डाउन हो चुका था, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस आर्म के बिना कुछ भी नहीं। इस पर लॉयड समझाता है कि तुम गलत सोच रही हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम जैसे भी हो। अगले दिन रियोल की टीम और लॉयड की टीम के बीच एक प्रैक्टिस मैच होने वाला होता है,
जहाँ कैनन सिस्टर्स फाइट करेंगे सेलन और रिहो से। अब इससे पहले कि मैच शुरू होता, ऊपर से उन्हें एक लड़की की आवाज आती है जिसका नाम है मिनोको, सेकेंड ईयर की हेड। देखो अगर यहाँ कोई मैच होने वाला है तो मैं इस लोएड नाम के बच्चे से लड़ना चाहूंगी। काफी सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। लेकिन लोएड से फाइट करने से पहले अपनी पावर्स का एक नमूना दिखाने के लिए मिनोको फाइलो से फाइट करती है। उसने अपना मैजिकल अटैक करने की कोशिश तो की, लेकिन फाइलो के बस एक ही काउंटर अटैक से मिनोको वही ढेर हो जाती है। अरे तुम ठीक तो हो ना, दूर हटो, तुम जैसे कमजोर का सहारा नहीं चाहिए मुझे। अब शाम के वक्त दिखाया जाता है जहाँ मिनोको मैरी से मिलने आती है और देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिलहाल मिनोको उस फाइट के दौरान लगी चोट को ठीक कराने आई थी। तो मैरी पूछती है कि आखिर तुम आजकल कर क्या रही हो, पहले तो यहाँ रोज आया करती थी। इतने में लोएड भी वहीं आ गया और मिनोको को पहचान लेता है, लेकिन मैरी तो उसके आते ही किचन में ले जाती है कि चल बेटा खाना बना। अगर हल्का को पता लग गया कि मैरी ने लोएड को अपना नौकरी बना रखा है तो वो तो गई। लोएड के आते ही मैरी सिर्फ उस पर ध्यान देने लगी थी, जो बात मिनोको को अच्छी नहीं लगती, और चुपचाप उठ के चली जाती है। अगले दिन इंटर स्कूल लीग कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां मैच शुरू होने से पहले ही रियोल और रिहो के बीच पुरानी बातों को लेकर काफी बहसबाजी होती है। तब क्रोमा सबको इस कंपटीशन का इनाम दिखाता है, जो कि है वही होली स्वॉर्ड, जो देख रिहो और रियोल दोनों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इसे उस जगह से निकाला किसने। मैच स्टार्ट होने से पहले ही रिहो क्रोमा को पीट पीट के पूछने लग जाती है कि आखिर तेरे पास स्वॉर्ड आई कैसे, बता मुझे। ठीक है, तो अब अगर ये स्वॉर्ड दांव पे लगी है तो मैं भी इस कंपटीशन में एक स्टूडेंट के तौर पर ही बैटल करूंगी। कोलिन कहते कि तुम लोग चिंता मत करो, हमारी तरफ से लोएड भी फाइट करेगा। दूसरी तरफ यहाँ मैरी को दिखाया जाता है, जो मार्केट जाने के लिए निकल ही रही होती है कि अलका उसे पकड़ लेती है। उसे अच्छे से पता था कि मैरी जरूर मार्केट जाने के बहाने लोएड का मैच देखने जाएगी। देखो अगर अब तुमने बाहर जाने की कोशिश भी की तो मैं ऐसा कर्ज दूंगी जिससे हर कुछ देर में तुम अपने दर्द से तड़पोगी। मैरी फिर भी उसकी बात नहीं मानती तो अलका ठीक ऐसा ही करती है और बेचारी मैरी दर्द से तड़प रही होती है। कुछ ही देर में अब इधर इन सभी का मैच शुरू होने वाला होता है, जिसमें अपोनेंट्स को सिर्फ अपने मैजिक का यूज करना होगा। किसी भी तरह के फिजिकल अटैक को फाउल माना जाएगा। सबसे पहला मैच होता है सेलन और फाइलो के बीच। तुमने मेरे लोएड के साथ चिपकने की कोशिश की थी ना, अब भुगतो अंजाम। सेलन को लगा था कि हर बार की तरह उसकी बेल्ट इस बार भी उसे बचाएगी, पर ऐसा नहीं होता। फाइलो के लगातार अटैक्स के बावजूद उसकी बेल्ट को रिस्पॉन्स नहीं करती और वो सेलन के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते ही जा रही होती है। इसलिए उसके पास भी बच के भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अचानक फाइलो एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि उस सेलन को लगता उसके बेल्ट ने उसे बचा लिया। अब आजा बेटा, अब देखती हूँ तुझे। और सेलन बेल्ट का यूज करते हुए फाइलो को जकड़ लेती है, और अब इससे पहले कि आगे वो कुछ कर पाती, रेफरी सेलन को डिस्क्वालीफाई कर देता है क्योंकि उसने अपनी बेल्ट से फिजिकल अटैक करने की कोशिश की, जो रूल्स के खिलाफ है। अब अगला मैच होता है लोएड और मीना के बीच। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो है, लेकिन आज तक तुम्हारा सामना मुझ जैसे से नहीं हुआ होगा। और मीना लोएड के मुंह को पानी के बाउल में ट्रैप कर देती है और इंतजार करने लगती है दम घुटने का, लेकिन उसे तो घंटा को फर्क नहीं पड़ता। 30 मिनट तक वो वैसे ही खड़ा रहता है, जो देख मीना को काफी गुस्सा आता है और मैजिक यूज करते हुए अब एक बड़ी सी पानी की दीवार खड़ी कर देती है। ओह, तो लगता है ये भी तुम्हारा कोई मैजिक है, शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए। लोएड सिर्फ अपनी आधी से भी कम ताकत का जोर लगाता है, जिससे इतनी पावरफुल फोर्स रिलीज होती है कि मीना सीधा दीवार में जाकर धंसती है। इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। तुम लोग को ये एनिमे कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता जरूर देना, और अगर वीडियो पे अच्छे लाइक्स आएंगे तो पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।